नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तकनीकी विश्व से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल के बारे में। आप सभी जानते हैं ना कि पूरी दुनिया इस समय लगातार नवाचार कर रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है तकनीकी विश्व की तरफ। रोबोटिक्स और एआई दोनों ही हमारे इस समय महत्वपूर्ण वैल्यू बने हुए हैं। अभी जो महत्वपूर्ण पहलू हैं हमारे जीवन के, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि यह मोड़ दिया है G7 ने। G7 देशों ने क्या किया है कि अपने यहाँ पर उन कंपनियों के लिए जो कंपनी एआई की तरफ काम कर रही हैं, उनके लिए एक नया आचार संहिता डेवलप की है, जिसको वर्तमान में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में जाना जा रहा है। यह कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप में बहुत खास है। आप लोग जनरली पढ़ते हैं ना कि इलेक्शन के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, मैंने पढ़ाया था थोड़े दिन पहले ही। तो एक ऐसा ही कोड ऑफ कंडक्ट है जो अब उन कंपनियों के लिए तैयार किया गया है जो मुख्य रूप से एआई आधारित चीज़ों को डेवलप कर रही हैं, सिस्टम डेवलप कर रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं इन्होंने अपनी उस आचार संहिता में, और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि कुछ खास पक्ष से संबंधित हम लोग चर्चा कर ले। रीज़न क्या है? क्योंकि आपसे GS3 में क्वेश्चन आ सकता है। इनोवेशन, नवाचार, ये सभी बातें GS3 में शामिल है। कहीं पे ऐसे भी आ सकता है तकनीकी विश्व से जुड़ा हुआ, प्रगति से जुड़ा हुआ, नवाचार से जुड़ा हुआ, आप वहाँ भी इसको मेंशन कर सकते हैं, भले ही G7 का यह विषय हो। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर इन्होंने यह कहा है कि उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित करने वाले जो संगठन है या कंपनियां हैं, यह मुख्य रूप से उन्हीं के ऊपर लागू होगा। तो यहाँ से आपके लिए प्री में जो प्रश्न बन सकता है वो यह बन सकता है, G7 से जुड़ा हुआ प्रश्न, क्योंकि इसके द्वारा कार्य किया गया और बहुत बार प्रश्न बने हैं G7 से। तो यदि सरल प्रश्न है, आप लोग को आंसर याद है तो कमेंट कर दीजिए, याद नहीं होगा तो वीडियो के अंत तक आप लोग इसको अच्छे से जान समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ है कि यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जैसे कि इन लोगों ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किया है, कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ हुआ। बीते दिनों मई के महीने में एक बैठक हुई थी इन लोग की, जो G7 का सम्मेलन होता है वार्षिक, वह सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर? हिरोशिमा में आयोजित हुआ था, क्योंकि अभी वर्ष 2023 की जो प्रेसिडेंसी है G7 की, किसके पास है? जापान के पास है। ठीक है, तो जापान होस्ट कर रहा है, तो बैठक इनकी वहीं हुई, सम्मेलन हुआ। इस दौरान यूरोपीय संघ ने एक मंत्री स्तरीय मंच पे बात कही कि एक्चुअल में आज जो विश्व है, यह विश्व डिमांड कर रहा है कि एक एआई के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। मुख्य रूप से यह कोड ऑफ कंडक्ट उन कंपनियों को जोड़ेगा और एक स्तर पर लाएगा जो इस दिशा में काम कर रही है। हम सभी इस समय देख रहे हैं, जैसे कि बीते दिनों चैट जीपीटी बहुत अधिक चर्चाओं में था, अभी गूगल एआई भी बहुत चर्चाओं में बना हुआ है, व्हाट्सएप, मेटा, अलग अलग प्लेटफॉर्म सब इस तरफ तेजी से काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपना एक ऐसा ही एआई डेवलपर बना दे ताकि काम सरल हो जाए। पर काम सरल होना अलग बात है, लेकिन इससे संबंधित कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, जिन चुनौतियों से निपटने के लिए ही इन्होंने यह एआई कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करने का फैसला किया है। तो अभी इन लोगों ने एक सहमति दर्ज कर दी है आज ही, और मान लिया है कि ठीक है, इसी के अनुरूप सारा कार्यक्रम होगा। ठीक है, तो जो प्रक्रिया थी शुरू हुई थी मई के महीने में इसी साल, तो वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं हिरोशिमा एआई प्रक्रिया। इसके बाद सारा कार्यक्रम शुरू हो गया था, और आज कितनी डेट है? 30 अक्टूबर। सब सहमति इन्होंने दर्ज कर दी है, कार्यक्रम बढ़ गया है। इनका जो यह कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें इन्होंने कहा है कि जो भी कंपनीज एआई पे काम कर रही है, चाहे उसके लिए उन्नत फाउंडेशन मॉडल डेवलप कर रही हो, जनरेटिव एआई सिस्टम डेवलप कर रही हो, या फिर उन्नत एआई सिस्टम विकसित कर रही हो, इसके अलावा अगर आप एआई से जुड़ा हुआ कोई और प्रमुख काम कर रहे हैं, तो यह उन सभी कंपनियों और संगठनों के ऊपर लागू होगी, और उन सभी कंपनीज को उसका पालन करना बहुत अधिक अनिवार्य होगा। इसके तहत ही रह के कार्य करना होगा। यदि पालन नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, साथ साथ यह जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उन सभी के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी भूमिका निभाएगी। अभी इस स्थिति में हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस तरफ पहल की थी, क्योंकि इसने शुरुआत में ही अपने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अधिनियम बना दिया था। तो इनके यहाँ पर जो एआई अधिनियम थे, उससे पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं एक नई अवेयरनेस मिली कि एक्चुअल में ज़रूरत है इस तरफ भी निर्णय लेने की, और एक अधिनियम इससे जुड़ा हुआ भी होना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन ने पहले अपने यहाँ पर बनाया था एक एआई एक्ट, उसके बाद पूरी दुनिया से आह्वान किया कि आप भी बनाइए, जैसे कि G7 देशों के लिए यह एक कोड ऑफ कंडक्ट आना एआई के ऊपर एक नया महत्वपूर्ण आयाम इससे अब जुड़ गया है। तो जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट है, एआई कोड ऑफ कंडक्ट, यह एक 11 सूत्रीय कोड है, यानी कि 11 महत्वपूर्ण फैक्टर्स पे, बिंदुओं पे यह फोकस करता है अपने आप में। अब यह जो 11 सूत्रीय कोड है, उसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें इन्होंने हर एक बात शामिल कर ली है जो अब
इन सभी कंपनीज के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी, यानी कि आपको एक जो बेस मिलना है वो बेस यही मिल जाएगा कि दुनिया में अब किसी कंपनी को किसी भी देश में जाकर के किस प्रकार से भूमिका निभानी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य वह इतना ही है कि पूरी दुनिया के लिए सुरक्षित, संरक्षित और एक भरोसेमंद एआई को डेवलप किया जाए। अच्छे कामों के लिए किया जाए, बुरे काम के लिए नहीं किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब कंपनियों को जो दायित्व दिया गया है वो दायित्व यह दिया गया कि अब जो भी कंपनी एआई के क्षेत्र में काम कर रही है उसकी जिम्मेदारी है कि वो एआई जीवन चक्र के बीच में आने वाले सभी जोखिमों की पहले पहचान करे, उन जोखिमों की पहचान करने के बाद उनका मूल्यांकन करे और उसके बाद यह सुनिश्चित करे कि कैसे उनको खत्म किया जा सकता है, क्या क्या तरीका है उन जोखिमों से निपटने का। इसके साथ साथ ही उन सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जोखिम किस प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या चिंता के विषय हैं, साथ साथ में हर एक पे कार्य करना है। अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट भी इससे संबंधित तैयार रखनी है जिस पे आने वाले समय में जरूरत होने पर कार्य किया जा सकता है और पूरी दुनिया के लिए एक सेफ एआई वर्ल्ड सुनिश्चित किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात सभी लोगों को? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो यही है कि जोखिम को कम करना और दुरुपयोग को कम करना। जैसे कि एआई है, तकनीक में हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ कंसर्न अपने आप रेज हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही कंसर्न रेज हुए हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो सकता है, पूरा संभव है। तो इसीलिए इसके जो जोखिम है उनको रिड्यूस किया जाए जितना भी हो सकता है मैक्सिमम, और सभी के लिए इसको सेफ बनाया जाए। ठीक है बात। इसके अलावा हम देखते हैं कि गोपनीयता की सुरक्षा भी बहुत अधिक जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इसको यूज कर रहा है तो उसका पर्सनल डाटा एआई के माध्यम से कहीं भी पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरफ भी आपको समझना है, जानना है सभी पहलुओं को और इस तरफ कार्य करना है। डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है सभी लोगों के लिए। नागरिक अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो उनके मौलिक अधिकार है, मानवाधिकार है, उनके साथ खिलवाड़ हो जाए। हम लोग रेगुलरली चेक कर रहे हैं कि बहुत अधिक बातें चल रही हैं। कभी कहते हैं कि एआई फेस के माध्यम से वीडियो आती है और आपके साथ में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है बाद में। कई बार कहते हैं कि एआई से आपके पिन चोरी कर लिए जाते हैं, फ्रॉड होता है, साइबर सिक्योरिटी जो है आपकी वो पूरी तरह से यहाँ पर हैक कर ली जाती है। सब कुछ एआई के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बीते दिनों देखा था कि आपके गलत फोटोज, गलत वीडियोस जनरेट कर दिए जा रहे हैं एआई की वजह से। तो ये गलत यूज है इसका, हमारे लिए यह सही नहीं है। तो हमें जरूरी है इस बात पे ध्यान दें कि सही यूज कैसे हो, और यदि कोई व्यक्ति बाई चांस गलत यूज करना भी चाहता है तो उसको कैसे ही रोका जाए। हर एक पहलू पे चर्चा करना, समाधान देखना बहुत अधिक जरूरी है और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा इसके लिए बहुत अधिक जरूरी है। वहीं एक खास बात देखने वाली यह भी है कि लाभ उन्मुख वातावरण तैयार हो कंपनी के लिए। तो जब कोई कंपनी इस तरफ काम कर रही है तो देखिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है उसका। अब जब वो इन्वेस्ट कर रही है तो उसका मतलब है कि वो लाभ की अपेक्षा भी करती है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट मुझे होगा ही होगा। तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं कब? जब आप हर एक स्थिति पे संज्ञान लें, ध्यान रखें, अपने नागरिकों का, अपने यूजर्स का ध्यान रखें, तब उसी के तहत रह करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि नागरिकों के सिक्योरिटी के साथ, उनकी प्राइवेसी के साथ हम किसी भी प्रकार से खिलवाड़ करते हुए किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं देना चाहते। यह इन्होंने अपने इस कोड ऑफ कंडक्ट में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। लेकिन यह जो कोड ऑफ कंडक्ट है यह मुख्य रूप से G7 कंट्रीज का है। इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी से सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी बात, कंपनी कोई भी हो, आज भारत सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ गया, तो जो कंपनियां वहां काम कर रही हैं वो यहाँ भी काम कर रही है। मोस्ट ऑफ कॉमन चीजें हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्हीं एआई कंपनियों के लिए क्या भारत में किसी प्रकार की कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए या कोई एक्ट होना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, क्या मानना है? क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत अधिक एक्टिव है, तो अपना जवाब कमेंट में दीजिए, बताइए मुझे आपकी क्या राय है। बाकी हम देख लेते हैं कि G7 में क्या खास है। देखिए G7 जो है यह एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दुनिया की धनी पश्चिमी देश हैं। ठीक है, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, अच्छे खासे समृद्ध हैं, वही देश इसमें शामिल हैं। और यह जो समूह है एक ना अनौपचारिक समूह, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। बस ये मिलजुल के कार्रवाई चला लेते हैं, बैठ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। इसके लिए ना तो कोई ऑफिशियल चार्टर बना हुआ है, ना ही कहीं पे इनका कोई ऑफिशियल ऑफिस है। ठीक है, हेड ऑफिस वगैरह कुछ भी नहीं है, बस चल रही है कार्रवाई मिलजुल करके। क्योंकि इन्होंने इसको बनाया था 1973 में, जब ओपेक कंट्रीज ने कहा था कि हम पश्चिमी देशों को तेल नहीं देंगे। तो तेल संकट से निपटने के लिए, वहीं दुनिया में कौन कौन से संकट हो सकते हैं, कोई स्थिति है तो वो कैसे वेस्टर्न कंट्रीज को प्रभावित करेगी, उनकी इकोनॉमीज को इफेक्ट कर सकती है, हर एक चीज पर निर्णय लेना और समझना, जानना, देखना। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिमी देशों का समूह, लेकिन इसमें एक देश जापान भी शामिल है ना। तो एक देश है जो धनी देशों का देश है, इसको हम लोग यह कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी संकट होता है, संकट से निपटने के लिए मुख्य निर्णय इनको लेने हैं। ये जिम्मेदारी इनके कंधों पर आई हुई है। कौन कौन देश शामिल है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा भी शामिल है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। तो
यहाँ तक के सभी देश जो हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज है, जापान एक वेस्टर्न कंट्री नहीं है, ठीक है। एक देश रशिया भी इसमें शामिल था, ठीक है, लेकिन रशिया बाद में अपनी कुछ गतिविधियों की वजह से इसको यहाँ से हटा दिया गया था। क्लियर है बात, G8 बन गया था बट वापस से G7 ये हो गया था। क्लियर है इतना सभी लोग को? तो इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ से हो सकती थी, हर एक बात आप जान गए हैं। इस प्रश्न का हल भी अब आप सरलता से दे सकते हैं, बहुत ईजी हो गया प्रश्न आपके लिए ये। तो मुझे आंसर इसका कॉमेंट में बता दीजिए, देखेंगे कि क्या क्या खास बातें आप लोग जान समझ पाए इस सेशन को देखने के बाद, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलू आपके एग्जाम में किस प्रकार से मदद करेंगे। इतना क्लियर है आप लोग को? हालांकि आंसर भी चाहिए होगा आप लोग को, तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सही आंसर आपने दिया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, कुछ ऐसे ही बातों पर चर्चा करेंगे और पढ़ते समझते जानते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन विदा दीजिए अभी, थैंक यू सो मच।